गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दीपा रावत आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th की मैथ्स चैप्टर 6 त्रिभुज प्रश्नावली 6.4 क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में है आपको आकृति दी है। इस आकृति में आकृति 6.44 में एक ही आधार BC, आपके पास एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज, इस पर आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं ABC और त्रिभुज DBC। ये आधार है जो BC, ये दिख रहा है आपको आधार BC। इस पर दो त्रिभुज बने हैं, एक है आपके पास ABC और एक है आपके पास DBC। ठीक है, ये परस्पर यदि AD, जो इसका AD है और BC है, वो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो दर्शाइए। आपको दर्शाना है कि जो एरिया ABC होगा, जो एरिया त्रिभुज, इस त्रिभुज ABC का जो एरिया होगा अपॉन का अनुपात एरिया DBC, इसका अनुपात DBC के साथ ये किसके बराबर होने वाला है, जो इनकी संगत भुजाएं हैं AO और DO के अनुपात के बराबर होने वाला है। ठीक है, तो जो पहले जब हम इसका हल करेंगे तो हमें जो चीज़ें पहले ज्ञात रहती हैं हम उनको लिख लेते हैं। ठीक, अब हम उन चीज़ों को लिख लेते हैं कि हमें पता है कि ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर स्थित है। BC और AD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब हम इसके लिए थोड़ा ट्रिक्स करने वाले हैं। वो ट्रिक क्या है कि आपको थोड़ा इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमें देखो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमें जब एरिया ABC और एरिया DBC निकालना है ना, तो इसकी या तो ये वाली भुजाएं दी होती कि AB अपॉन इसकी CD निकालो, ये AC अपॉन BD निकालो, लेकिन आपको क्या दिया है AO अपॉन DO आपको ज्ञात करना है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है यहाँ पे। तो इसी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें ये सब करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रचना करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम ए से E तक BC पर एक परपेंडिकुलर लंब खींचेंगे और उसी प्रकार D से F तक BC पर एक लंब खींचेंगे। ठीक है, तो मैंने जब ये नया डायग्राम जो मेरी आकृति बनेगी वो इस प्रकार बनेगी। पहले वाली पुरानी आकृति ये थी, नई वाली इस प्रकार बनेगी कि यहाँ से मैंने लंब खींच दिया AE और यहाँ से लंब खींच दिया DF। ठीक, जब ऐसा कर दिया तो अब क्या हो जाएगा आपके पास कि अब हमारे पास जो त्रिभुज आया AOE, छोटा सा एक त्रिभुज और बन गया, त्रिभुज AOE। इस त्रिभुज में आप देखेंगे कि AEO कितना डिग्री दे रखा है, 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर खींचे हमने। उसी प्रकार हमारे पास एक छोटा त्रिभुज और आ गया है DOF। इसमें भी आप देखेंगे कि कोण DFO ये भी कितना डिग्री है, 90 डिग्री आ गया है ना। यानी कि दोनों कोण बराबर आ गए हैं, यानी कि कोण AEO बराबर कोण DFO आपके पास आ गया। इसको मैंने बोल दिया कि समीकरण नंबर 1 मान लिया। ठीक है, उसी प्रकार ये कोण वाली बात तो आपने कर ली कि भाई ये आगे दोनों बराबर। अगला आपको क्या दिख रहा है कि जो इसका AOE है, ये वाला AOE वाला कोण और इसके किस कोण के बराबर, DOF कोण के बराबर आ गए, क्योंकि कैसे कोण है, शीर्ष विमुख कोण है। इसको मैंने समीकरण 2 मान लिया है यहाँ पर। अब देखो, जब आपने ऐसा मान लिया कि दोनों इसमें कोण बराबर आ गए, तो इसका मतलब क्या है कि मैं कह सकती हूँ कि जो ये छोटे से त्रिभुज बने थे मेरे पास AOE और DOF, ये क्या हो गए, समरूप हो गए। कौन सी कसौटी से, AA समरूपता कसौटी से ये क्या हो गए हैं, समरूप हो गए हैं। जब ये समरूप हो गए हैं तो जो इनकी संगत भुजाएं होंगी वो भी क्या होने वाली हैं, समानुपाती होने वाली हैं, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है। तो यानी कि मैं क्या लिख सकती हूँ, जो AE जो भी मैंने खींची, AE अपॉन जो भी खींचा DF इक्वल्स टू ये वाला AO अपॉन DO हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने मान लिया समीकरण 3। अब क्यों इसका बहुत बड़ा यूटिलाइजेशन हम करेंगे, इसीलिए हमने इनको पहले समरूप दिखाया और उससे ये कंडीशन बनाई, क्योंकि इस कंडीशन से आगे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है।
अब मैं लिख सकती हूँ कि जो मेरे पास त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी, ये वाला पूरा त्रिभुज है ए बी सी, तो इसका जो एरिया, क्योंकि हमें त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ही तो निकालना था, ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू आधार, आधार योग्य बी सी इंटू ऊंचाई ए ई, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है ना, तो ये लगा दिया। उसी प्रकार एरिया डी बी सी का क्षेत्रफल, डी बी सी का क्षेत्रफल हाफ इंटू बी सी आधार इंटू ऊंचाई डी एफ, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे मैंने कर लिया। इसके बाद मैं क्या करूँगी कि इनका क्या करूँगी, अनुपात करूँगी, क्योंकि मुझे इनका अनुपात ज्ञात करना है। तो एरिया त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया त्रिभुज डी बी सी, ये लिखा कि हाफ इंटू बी सी इंटू ए ई इक्वल अपॉन हाफ इंटू बी सी इंटू डी एफ। अब जिसमें बच्चों बी सी है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ हाफ भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। बचा क्या रह गया यहाँ पे, ए ई अपॉन डी एफ, यानी कि ए ई अपॉन डी एफ। अब देखो हमें ये चीज़ थोड़ी ज्ञात करनी थी कि एरिया ए बी सी अपॉन एरिया ए बी सी डी बी सी इक्वल्स टू ए ई अपॉन डी एफ हमें नहीं निकालना, हमें निकालना है ए ओ अपॉन डी ओ। तो अब देखो जो ए ई अपॉन डी एफ है वो किसके बराबर है, ए ओ अपॉन डी ओ के बराबर है समीकरण 3 से। तो ये समीकरण चौथी आई, तो यानी कि समीकरण चौथी को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए ओ अपॉन डी ओ मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने उसको लिख लिया है ए ओ अपॉन ओ डी आर। यही हमें क्या करना था, ज्ञात करके लाना था, यही हमारा प्रूव आ चुका है, ठीक है, यही हमारा प्रूव आ चुका है, हेंस प्रूव्ड आप इसमें लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हमने कि प्रूव कर लिया है। अब आता है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी हम इसको कह सकते हैं और अच्छा भी है, थोड़ा मतलब ट्रिकी भी है और लॉजिकल भी है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो, अगर आपके पास कोई दो समरूप त्रिभुज दे रखे हैं और उनके जो क्षेत्रफल हैं वो भी बराबर हों, तो आपको प्रूव करना है कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। अभी तक हम समरूप की बात करके आए थे, अब हम प्रूव करेंगे कि वो त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, ठीक है। तो भाई पहले हमें जो चीज़ें दी हैं उन चीज़ों का निष्कर्ष निकाल लो कि पहले में क्या क्या दिया है। आपके पास मैंने आकृति बना ली है, एक त्रिभुज ए बी सी है, दूसरा त्रिभुज डी ई एफ है। तो आपको पता है कि दो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ है ना, वो क्या है, समरूप का मैंने चिन्ह बना लिया है, आपस में समरूप हैं और इनके जो क्षेत्रफल हैं यानी कि एरिया ए बी सी इक्वल्स टू एरिया डी ई एफ, इन दोनों के क्षेत्रफल क्या है, बराबर हैं। चूँकि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, ये वाली चीज़ जो मैंने लिखा ना, ये सारी चीज़ें यहाँ इसके लिए लिखी हैं, ठीक है। आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं या ऊपर भी लिख सकते हैं। अब हमने पढ़ा है क्योंकि हमें पता है कि समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो मैंने भाई उनके क्षेत्रफलों का अनुपात लिखा कि एरिया ए बी सी अपॉन एरिया डी ई एफ लिखा, तो उनकी संगत भुजाओं, अब हमें पता नहीं है कि हमें कौन सी वो करनी है भुजा, इसमें हमें मेजरमेंट देनी रखी कि इसका कंपैरिजन करो। हम इसमें तीनों भुजाओं का कर रहे हैं, ठीक है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का। इसका जैसे इसका ए बी तो इसका डी ई, इनका स्क्वायर, इसका बी सी तो इसका ई एफ का स्क्वायर, इसका ए सी तो इसका डी एफ का स्क्वायर कर लिया। लेकिन तुम्हें क्या पता है कि जो अब यहाँ से एक हिंट बनने वाली है आपके पास, क्योंकि आपको पता है कि जो एरिया ए बी सी है, जो इसका एरिया है ना, जो इसका एरिया है वो इसके एरिया के बराबर है, दोनों का एरिया, दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है, यानी कि एरिया क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी इक्वल्स टू क्षेत्रफल त्रिभुज डी एफ, ये दोनों बराबर है। तो जब ये बराबर है तो मुझे इसको अनुपात की फॉर्म में मैं ले आती हूँ, ठीक है, इसको मैं अनुपात की फॉर्म में ले आती हूँ। तो एरिया ए बी सी अगर मैं इसको इसके अपॉन में कर दूँ एरिया डी ई एफ, तो यहाँ पे क्या बचा रह गया, कुछ नहीं बचा, तो 1। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे तब भी आपके पास यही आता, तो इसको यानी कि इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। यहाँ से क्यों लिख रही हूँ मैं ऐसे, क्योंकि यहाँ से मुझे एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ मिलने वाली है। अब मेरे पास आ गया कि त्रिभुज ए बी सी अपॉन त्रिभुज डी ई एफ इक्वल्स टू 1, तो यानी कि मैं यहाँ पे क्या रख सकती हूँ, 1 रख सकती हूँ। तो यानी कि इन सब की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी, यानी कि ए बी अपॉन डी ई का स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ गया।
अब जब 1 आ गया तो 1 का अगर मैं यहाँ पे 1 का अंडर रूट करूँ या 1 का स्क्वायर, 1 का भी अगर मैं स्क्वायर करूँ तो 1 ही आता है, तभी अंडर रूट करूँ तब भी 1 ही आएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, ए बी अपॉन डी का डी होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन एफ होल स्क्वायर, ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर कर लिया। 1 का स्क्वायर करने पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ही रहता है, इसलिए मैं इसको 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। अब स्क्वायर 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 सब जगह से कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा रह गया ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ और ए सी अपॉन डी एफ इक्वल्स टू 1। अब मैं 1 बाई 1 करके इनको क्या कर रही हूँ, बराबर लिख रही हूँ कि ए बी अपॉन डी की वैल्यू अगर 1 है तो यानी कि ए बी इक्वल्स टू डी आ जाएगा। उसी प्रकार बी सी अपॉन ई एफ की वैल्यू अगर 1 है तो बी सी इक्वल्स टू ई एफ आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। उसी ढंग से ए सी अपॉन डी एफ है इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू डी एफ आ जाएगा, है ना। तो यानी कि मैं कह सकती हूँ कि जो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ है कि संगत भुजाएं क्या हैं, समान है, आपस में तीनों भुजाएं समान आ गई हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि मैं कह सकती हूँ कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। कौन सी सर्वांग समता कसौटी से, साई एस 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 आ गया ना, ये भी भुजा है, भुजा, ये भी भुजा और ये भी भुजा, तो भुजा 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 यानी कि एस एस सर्वांग समता कसौटी से ये क्या आ गया है, सर्वांगसम प्रूव हो गया है। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ, तो यही हमें प्रूव करके लाना था, तो आपके पास ये प्रूव करके आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है।